डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो है मैं यूनिट नंबर 3 जो कि 9th क्लास का है फिजिक्स की बुक का डायनेमिक्स, इसमें से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके एक्सरसाइज के वो मैं सॉल्व करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 न्यूमेरिकल है उस पर आते हैं। ये है 1580 किलोग्राम कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसकी मैस है 1580 किलोग्राम और ये ट्रेवल कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कार टू अ halt इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। गाड़ी को रोकना है 50 मीटर का, जब ये फासला कवर करेगी तो वहां पर इस गाड़ी को रोकना है। हाल का मतलब क्या है? स्टॉप करना, रोकना। तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी गाड़ी पर? जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा कि गाड़ी 50 मीटर का फासला तय करके रुक जाए। तो यहाँ पर गाड़ी को रोकना है, उस पर फोर्स अप्लाई करनी है। तो इसके लिए जो हम लॉ इस्तेमाल करेंगे वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होगा, F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए में एम तो हमारे पास है लेकिन ए नहीं होगा, तो उसको हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन में देखिए मैस है गाड़ी की, इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रही है 15 मीटर पर सेकंड के साथ। अब गाड़ी जब रुक जाती है 50 मीटर फासला तय करने के बाद, तो उसकी जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो होती है 0 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस वो जो कवर करती है रुकने से पहले वो है 50 मीटर का। तो हमने वो जो नेट फोर्स है उसको रोकने के लिए वो हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड में एफ के आगे इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा, सवालिया निशान, तो ये हमने फाइंड करना है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, हमारे पास ए नहीं है तो पहले हमने ए को फाइंड करना है। तो हमें डेटा में वी आई, वी एफ और एस दिए हुए हैं, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और यहां से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as is equal to vf square minus vi square। अब a को इधर ही रहने देते हैं, 2s इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो a is equal to vf square minus vi square divided by 2s। वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर vf की वैल्यू है 0 का स्क्वायर माइनस vi 15 है तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई s। s हमारे पास 50 है तो 0 को नहीं लिखते, माइनस 15 का स्क्वायर आ जाएगा। 15 15 आर 225 और 2 इंटू 50 100 आ जाएगा। माइनस 225 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ले जनाब, हमने एक्सेलरेशन क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है तो लिखेंगे यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू एम ए। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी में पैदा होने वाली एक्सेलरेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी की मास के। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है तो वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है। वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉडी की मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें, m की 1580 है मल्टीप्लाइड बाई ये जो एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है माइनस 2.25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3555 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखते हैं तो माइनस 3.55 इंटू 10⁻³ न्यूटन। माइनस लिखे ना लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें उस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चूंकि अब ये फोर्स इसकी रिटार्डिंग फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन इसको रोकने के लिए लग रही है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर हम लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ बुलेट ऑफ मैस 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ राइफल। एक राइफल से एक बुलेट को फायर किया गया है और उस बुलेट की मैस दी गई है और वो 10 ग्राम है। द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू बैरल and leaves with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट की वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है कि ये 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बैरल में से निकल रही है और कितना टाइम ले रही है निकलने के लिए? 0.003 सेकेंड, यानी बहुत ही कम टाइम ले रही है। एक सेकंड का तकरीबन हजारवां हिस्सा है।
व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल। अब ये जो बुलेट है जो कि बहुत तेजी के साथ जा रही है, तो इस पर जो राइफल है वो उस पर कितनी फोर्स लगाती है, हमने वो फोर्स की मिकदार मालूम करनी है। तो वही चीज यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज होगा, एफ इक्वल टू एम में। देखते हैं कि कैसे, तो पहले गिवन में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो गिवन में मैस है बुलेट की जो कि 10 ग्राम हमें दी गई है, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और आपने याद रखना है कि 1000 ग्राम जो होते हैं वो 1 किलोग्राम के बराबर होते हैं। तो हमें ग्राम में दी गई है मैस, तो इसको हम 1000 से, जितने भी ग्राम्स हमें दिए जाए उनको 1000 से डिवाइड करना होता है, तो 10 डिवाइड बाई 1000 0.01 किलोग्राम आ जाएंगे हमारे पास। टाइम कितनी देर में ये बुलेट उस बैरल में से निकलती है, बंदूक की नली में से निकलती है, तो वो टाइम लगता है 0.003 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि राइफल के अंदर जो बुलेट है वो शुरू में रेस्ट पोजीशन पर है, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, और जिस वेलोसिटी से वो निकलती है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और वो होगी 300 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम फाइंड करते हैं कि कितनी फोर्स लगेगी बुलेट के ऊपर, या वो राइफल बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी। तो टू फाइंड एफ, हमने वही फोर्स एफ फाइंड करनी है। एफ फाइंड करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन यहां पर देखें ए हमें कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो हमें जो डेटा गिवन है इसमें से हमने ए को बनाना है। तो ए किसके इक्वल होता है, तो देखेंगे एफ इज इक्वल टू एम, और ए की जगह लिख दिया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बिकॉज ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो ए की ये वाली वैल्यू हमने लिख दी, इसका जो फार्मूला है। अब सिर्फ आगे हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एम की वैल्यू है 0.01, वी एफ है 300, माइनस वी आई है 0, और टाइम है 0.003। इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0.01 और 300 माइनस 0, 300 ही आएगा डिवाइड बाई 0.003। 0.01 को वैसे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई, अब ये देखें 0.003 था, इसका पॉइंट खत्म किया, सिर्फ नीचे 3 रह गया। अब ऊपर देखें पॉइंट की जगह 1 लगा दें, और आगे डिजिट्स के 1 2 3 zeros लगा दें, तो 1000 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो 3 को 300 पर डिवाइड किया, आंसर आया 100, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब वही काम यहाँ पर भी करते हैं, 0.01 की जगह हम लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 100, ये 1 पॉइंट की जगह 1, और आगे 2 जीरो है, 1 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000। सो 100 के साथ कैंसिल हो गया, और पीछे रह गया 1000। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो राइफल बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है, उस फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो 1000 न्यूटन है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2200 किलोग्राम व्हीकल ट्रेवलिंग एट 94 किलोमीटर पर आवर 26 meter per second can be stopped in 21 seconds by gently applying the brakes। एक हमारे पास व्हीकल है, व्हीकल गाड़ी को कहते हैं, जिसकी मैस है 2200 किलोग्राम्स। ये मूव कर रही है 94 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, या इसको अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 26 मीटर पर सेकंड। इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इस पर आप आराम से जेंटली अगर ब्रेक्स लगाएंगे आराम से, तो 21 सेकंड में ये रेस्ट पोजीशन पर आएगी। लेकिन इट कैन बी स्टॉप इन 3.8 सेकंड इफ ड्राइवर स्लैम्स ऑन द ब्रेक्स। लेकिन ये 21 सेकंड की बजाय 3.8 सेकंड में भी रोकी जा सकती है, अगर जो ड्राइवर है वो ब्रेक्स को एकदम बहुत ही तेजी के साथ दबाए। What average force is exerted on the vehicle in both of these stops? अब इन दोनों जो स्टॉप्स हैं, दोनों तरीकाकार हैं रोकने के, इनमें जो एवरेज फोर्स जो ड्राइवर है वो कितनी लगाता है ब्रेक्स के ऊपर या गाड़ी के ऊपर, तो ये गाड़ी रुकती है। तो एक में फोर्स ज्यादा लगेगी, एक में फोर्स क्या होगी, कम लगेगी। तो दोनों फोर्सेस मालूम करेंगे और फिर उनका हम एवरेज लेंगे, तो तब हमारे पास फोर्स जो होगी वो एवरेज निकलेगी। तो गिवन में देखिए गाड़ी की मैस है 2200 किलोग्राम, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 26 मीटर पर सेकंड है। अब गाड़ी को हमने रोकना है, तो जब गाड़ी रुकती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। एक दफा ड्राइवर ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता दबाता है, तो टाइम जो है वो ब्रेक्स को दबाने का 21 सेकंड है, और दूसरी दफा वो बहुत ही तेजी के साथ एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देता है, और उसके लिए बहुत थोड़ा टाइम लगता है, और वो है 3.8 सेकंड। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने F1 मालूम करना है,
टाइम t1 के लिए, F2 मालूम करना है टाइम t2 के लिए, और इन दोनों जो F1 और F2 आएंगी दोनों फोर्सेस गाड़ी को रोकने की, इनका एवरेज हमें निकालना है और वही हमसे पूछा जा रहा है असल में F एवरेज। ये दोनों फाइंड होंगे तो तब F एवरेज फाइंड होगा, इसीलिए इनको मैंने A, B और C का नाम दे दिया है। तो सबसे पहले F1 मालूम करते हैं। F1 इज इक्वल टू ma1, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज होगा यहाँ पर। F1 इज इक्वल टू ma1, a1 किस लिए, क्योंकि गाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता रुक रही है तो उसके लिए एक्सेलरेशन और होगा। तो F1 इज इक्वल टू a1 की जगह हम लिख देते हैं vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t1। F1 इज इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास 2200, तो 2200 मल्टीप्लाइड बाई vf है हमारे पास 0 माइनस vi है 26 और टाइम है यहाँ पर t1 जो कि है 21। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2200 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 21। अब माइनस 26 और 21 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.23, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2200 के साथ तो आंसर आएगा F1 इज इक्वल टू माइनस 2706। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो ये आएगा माइनस 2.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये F1 आ गया। इसी तरह B में F2 भी फाइंड किया गया है, बिल्कुल सही यही तरीकाकार है सारा, लेकिन टाइम वहां पर 21 सेकंड की जगह क्या है 3.8 सेकंड है। तो ma2 जो होगा वो F2 के इक्वल होगा। ma2 की जगह vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t2। अब m जो है वो 2200 है, vf 0 माइनस vi 26 और t2 जो है वो 3.8 आ गया। अब माइनस 26 को 3.8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 6.84, और इसको इस मैच 2200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 15,048। ये देखिए ये वाली फोर्स ज्यादा है, क्यों, टाइम कम लगा इसको रोकने के लिए तो एकदम से ज्यादा फोर्स अप्लाई की है ड्राइवर ने ब्रेक्स के ऊपर। F1 स्मॉल है और F2 जो है ये इसके मुकाबले में बहुत ही बड़ी फोर्स है। तो F2 इज इक्वल टू माइनस 15.04 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसको हमने लिख दिया किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमने निकालना है एवरेज, तो F1 और F2 को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये F एवरेज होगा दोनों फोर्सेस का। तो इसको हमने F1 लिख दिया, ये F2 है, डिवाइडेड बाई 2 किया। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2.7 इंटू 10⁻³ माइनस 15.04 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, तो ये पावर 10⁻³ ये भी 10⁻³ सेम है, इसलिए इसको तो वैसे ही लिख देंगे, जबकि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस है दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 17.74 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। इसको इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा F एवरेज इज इक्वल टू माइनस 8.87 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये वो वाली फोर्स है जो कि दोनों सूरतों में गाड़ी के ऊपर लगेगी, और ये एवरेज फोर्स है। ये पहली दफा कम फोर्स लगी जब ब्रेक्स ड्राइवर ने आहिस्ता आहिस्ता प्रेस की, और दूसरी दफा ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक को प्रेस किया तो वो फोर्स ज्यादा लगी, लेकिन दोनों का जो एवरेज है वो ये होगा हमारे पास। ये जी अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यू वांट टू मूव अ 500 न्यूटन क्रेट अक्रॉस अ लेवल फ्लोर। आपके पास एक क्रेट है जिसका वजन है 500 न्यूटन, और इसको आप एक सीधे फर्श पर मूव करना चाहते हैं, इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। टू स्टार्ट द क्रेट मूविंग, अब क्रेट को मूव करने के लिए, उसको हरकत में लाने के लिए यू हैव टू पुल विद अ 230 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसको हरकत में लाने के लिए आपको इस पर 230 न्यूटन जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी सीधी फोर्स इसके ऊपर लगानी पड़ेगी आगे की तरफ। वन द क्रेट ब्रेक्स लूज, जब ये जो क्रेट है इसका जो फर्श से कांटेक्ट जो है ये हल्का हो जाता है, यानी जब फर्श को छोड़ने लगता है, एंड स्टार्ट्स टू मूव, और ये हरकत करना स्टार्ट कर देता है, यू कैन कीप इट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा सकते हैं विद ओनली 200 न्यूटन। सिर्फ आप इस पर कितनी फोर्स लगा सकते हैं, 200 न्यूटन फोर्स। व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इनके कोएफिशिएंट्स हमने मालूम करने हैं, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है कि कितनी होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में फर्क क्या है कि जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पर होती है और आप उस पर फोर्स लगाते हैं और वो आगे से जो पोजीशन शो करती है मूव करते हुए,
वो जो फ्रिक्शन की मकदार होती है जो कि उसको वहां पर मूव करने नहीं देती, जब वो रेस्ट पर होती है उस वक्त उस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और जब वो बॉडी मोशन में होती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसकी और जिसके ऊपर वो जा रही होती है उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से, तो वो जो फ्रिक्शन की टाइप होती है उसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन उसके मुकाबले में कम होती है। तो देखें क्रेट का जो वजन है वो 500 न्यूटन है, तो हमने लिख दिया Fn इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 500। इसका जो वजन है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और वो किसके इक्वल है, जो कि नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, वो है 500 न्यूटन। Fs जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो है 230 न्यूटन। यानी जब वो रेस्ट पोजीशन पर है और आपको उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ रही है वो फोर्स किसके इक्वल होगी, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगी, वो होगी 200 न्यूटन। और जब वो मूव कर रहा होता है, ये 230 न्यूटन है सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब वो मूव कर रहा होता है तो उसका जो फ्रिक्शन होती है वो इक्वल होती है किसके, 200 न्यूटन के। तो अब आपको 200 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी उस काइनेटिक फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए। तो वो जो आपके पास फोर्स होगी वो कितनी होगी काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद, वो होगी 200 न्यूटन। तो टू फाइंड में दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू के। चलिए पहले हम म्यू एस फाइंड करते हैं। सो म्यू एस किसके इक्वल होता है, तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है, ये इक्वल होता है एफ एस डिवाइडेड बाई एफ एन। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और जो नॉर्मल फोर्स है इन दोनों के दरमियान जो रेशो होती है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस जो हमारे पास 230 है और एफ एन जो है वो 500 है, तो 230 को 500 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.46। क्योंकि दोनों फोर्सेज हैं, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, दोनों को रेशो ले रहे हैं एक जैसी क्वांटिटीज के, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। उसके बाद म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और ये इक्वल होगा एफ के डिवाइडेड बाई एफ एन के। एफ के है हमारे पास 200, एफ एन है 500, डिवाइड करेंगे 0.4 आ जाएगा। तो देखें ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू उसके मुकाबले में कम है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उससे ज्यादा होती है। बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखें, टू बॉडीज ऑफ मैसेज 3 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम आर टाइड टू स्ट्रिंग विच इज पास्ड ओवर अ पुली। एक पुली है, उसके ऊपर से एक धागे को गुजारा गया है और धागे के दोनों तरफ दो मैसेज बांध दी गई हैं, एक है मैस 3 किलोग्राम और दूसरी है 5 किलोग्राम। इफ द पुली हैज नो फ्रिक्शन, अगर ऊपर जो पुली है और जो धागा है उनके दरमियान किसी किस्म की फ्रिक्शन पैदा नहीं होती, रगड़ नहीं पैदा होती, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रेन। तो जो बॉडीज के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमने फाइंड करना है और साथ साथ जो धागे के अंदर तनाव पैदा होगा, जो टेंशन पैदा होगा उसको हमने फाइंड करना है। तो डेटा में देखें तो मैस M1 जो है उसको हम बड़ी मैस ले लेते हैं 5 किलोग्राम, दूसरा M2 है वो है 3 किलोग्राम। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होगा बॉडीज के ऊपर नीचे होने की वजह से वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन और दूसरे नंबर पर टेंशन। पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो इसके लिए फार्मूला आपने याद रखना है, ये हमने सिंपल मशीन जो एटवर्ड मशीन है वो वाला केस जो है उसमें पढ़ा था। तो A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G। वैल्यूज पुट करते हैं, M1 है 5, M2 है 3, 5 माइनस 3 और M1 प्लस M2 है तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 2 बाई 8 करेंगे 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। तो आंसर आएगा एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया फाइन। अब हमने फाइंड करना है जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है धागे के अंदर, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई m1 5, m2 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई g है 9.8। सिंप्लीफाई करेंगे 2 into 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30, 5 प्लस 3 8, तो 30 बाई 8 करेंगे तो 3.75 और मल्टीप्लाइड बाई 9.8।
इसको इस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टेंशन प्रोड्यूस होगी इस टाइम के अंदर उसकी जो वैल्यू होगी वो 36.75 न्यूटन होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स exerted by the rim of a car's wheel on a 40 किलोग्राम टायर। हमें मालूम करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट हो रही है रिम की तरफ से कार के टायर के ऊपर। यानी ये कार का जो रिम है वो टायर के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, टायर की मास है 45 किलोग्राम, तो वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। द टायर हैज अ 0.480 मीटर रेडियस। टायर का जो रेडियस है वो इतना है 0.480 मीटर, और जो रोटेट कर रहा है टायर उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन में देखें तो टायर का जो मास है वो 45 किलोग्राम है, इसका जो रेडियस है वो 0.480 मीटर है, और जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स Fc मालूम करना है। तो देखें यहाँ पर C जो है ये सब स्क्रिप्ट है, आगे छोटा करके लिख दिया गया है, जो कि डोनेट कर रहा है या डिनोट कर रहा है किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखेंगे एज वी नो दैट जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, Fc इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। तो m जो है वो 45 आ गया, v है 30 तो v का स्क्वायर है 30² डिवाइडेड बाई r की वैल्यू है 0.480। तो पहले स्टेप में 30 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 30 का स्क्वायर आएगा 900, और फिर 45 को 900 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40,500 आएगा। इसको 0.480 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 84,375 न्यूटन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो लिख लेंगे 8.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ न्यूटन। ये हमारे पास उस सेंट्रीपिटल फोर्स की मिकदार है जो कि गाड़ी का जो टायर का रिम है वो टायर के ऊपर लगा रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर वुडन ट्रैक ऑफ अ सर्कस डेथ वेल ऑफ रेडियस 5 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिल सवार है, जो कि सर्कस के अंदर जो मौत का कुआं होता है उसमें अपने कर्तव्य दिखा रहा है, और उस मौत के कुएं का जो रेडियस है वो 5 मीटर है, और उसमें वो मोटरसाइकिल चला रहा है किस स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ वो मोटरसाइकिल वहां पर चला रहा है। इफ द टोटल मास ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द राइडर इज 150 किलोग्राम, अगर जो टोटल मास मोटरसाइकिल की और उसका जो राइडर है यानी कि जो सवार है जो उसको चला रहा है उन दोनों की टोटल मास 150 किलोग्राम हो, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन हिम। तो अब उस पर जो लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो कि उसको दायरे में घूमने पर मजबूर कर रही होगी, उसका मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है, उसकी कीमत हमने बतानी है। तो देखें गिवन में जो रेडियस है उस डेथ वेल का वो है हमारे पास 5 मीटर, जिस वेलोसिटी के साथ मोटरसाइकिल को चला रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और मास है इसकी 150 किलोग्राम, मोटरसाइकिल सवार की और मोटरसाइकिल दोनों की। तो ये तीनों चीजें हमें गिवन है और हमने फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, Fc इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। वैल्यूज पुट करते हैं, m की वैल्यू है 150, v का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि v 10 के बराबर है, और r जो उस कुएं का रेडियस है वो है 5 मीटर। तो पहले तो हम स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 को इस पर हम डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो आंसर आएगा 3000 न्यूटन। इसका मतलब है कि इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसके ऊपर, जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसके ऊपर लग रही है। आखिरी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 8, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये इन न्यूमेरिकल्स की समझ आई है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा भी जो आगे मज़ीद जो हमारे पास
फिजिक्स के जो यूनिट्स हैं उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं के लिए तैयार कर सकूं। तो a car of mass 1000 kilogram is running on a circular motorway interchange near Sawabi with a velocity of 80 meter per second। एक गाड़ी है जिसकी मैस है 1000 किलोग्राम, ये एक सर्कुलर मोटरवे इंटरचेंज पर दौड़ रही है, चल रही है 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और ये जो इंटरचेंज है ये किधर वाक़ई है जी? ये सवाबी के पास वाक़ई है। इंटरचेंज कौन सी जगह होती है? वो जगह होती है मोटरवे पर जहां पर गाड़ियां मोटरवे पर चढ़ती हैं या फिर मोटरवे से नीचे उतरती हैं। अब द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोटरवे इंटरचेंज इज 800 मीटर। जो रेडियस है उस मोटरवे इंटरचेंज का, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसका जो रेडियस है वो 800 मीटर है। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड? अब गाड़ी को उसको मुड़ने के लिए वहां पर कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी? तो गिवन में मैस है 1000 किलोग्राम, वेलोसिटी है गाड़ी की 80 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है इंटरचेंज का 800 मीटर। तो फाइंड में सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है mv² डिवाइडेड बाई r के। वैल्यूज पुट करते हैं, m है 1000, v है 80 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर क्योंकि v² है, और r जो है वो नीचे हमारे पास 800 मीटर है। 80 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 6400 आ जाएगा। नीचे 800 को 6400 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 होते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, और 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8000 न्यूटन। तो इतनी फोर्स गाड़ी को मोड़ने के लिए या इंटरचेंज पर, जो सर्कुलर इंटरचेंज है उस पर मूव करने के लिए इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चाहिए। तो यूनिट नंबर 3 था और इसके न्यूमेरिकल भी हमने कंप्लीट कर दिए।